Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous session, हम लोगों का सर चैप्टर 4 दैट इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के रिगार्डिंग एक नॉर्मल न्यू पिच पे स्टार्ट हुआ एंड द टॉपिक इज ऑल अबाउट इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स. क्या कंपनी इशू कर सकती है या नहीं? सर कर सकते हैं इफ यू वांट टू इशू इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स, नॉट लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह, बट उसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स थी. अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट्स आप क्या कर देते हैं, पूरी कर देते हैं, देन हमें कोई इशू नहीं है. आप अपनी ओर से इक्विटी क्या कर सकते हैं, विद डिफरेंशियल राइट्स इशू कर सकते हैं. क्लियर? जिन लीगल रिक्वायरमेंट्स में से नेक्स्ट पेज पे, जिन लीगल रिक्वायरमेंट्स में आपके पास टोटल 7 पॉइंट्स आए एंड दैट आर 7 के 7 आपको कंप्लायंस करवाने पड़ेंगे, देन ओनली यू आर एलिजिबल. अदरवाइज आप इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट इशू नहीं कर पाएंगे. क्लियर? जिनमें से इन सिंपल वर्ड्स जितना मैक्सिमम रिकॉल कर सकते हैं, मेरे साथ रिकॉल करिएगा. क्लियर? सबसे पहली प्रोविजन आपकी किसमें होनी चाहिए सर? आर्टिकल्स. अगर तुम्हारे आर्टिकल्स में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी शॉर्ट ब्रीफिंग आपको करनी होगी, जितनी भी नेक्स्ट वन, चलो अभी तो आप डायरेक्टली नोट्स में से कर रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाए, बुक्स आपकी ऑर्डर कर दी जाए एंड ईच एंड एवरी वर्ड आप इस बुक पे ही क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे. क्लियर? तभी मैं एक इजी टॉपिक ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं, कोई ज्यादा हैवी टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस नहीं करा, क्योंकि वो मैं चाहता हूं कि आप बुक्स पे ही प्रॉपर वे से चले. तो बेसिकली सर फर्स्ट प्रोविजन आपकी क्या थी कि आर्टिकल्स में प्रोविजन होनी चाहिए. अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स उसकी इशुएंस के रिगार्डिंग परमिशन देते होंगे, देन यू कैन इशू द इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स. नंबर टू क्या था? इस इशू के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या करवाना होगा, पास ऑन करवाना होगा, वो भी बाय पोस्टल बैलेट. अगर सेक्शन 110 की प्रोविजंस आपके ऊपर क्या होंगी, एप्लीकेबल. 2 पॉइंट. तीसरा क्या था सर? आपके एग्जिस्टिंग डीआर, एग्जिस्टिंग डिफरेंशियल राइट्स वाली इक्विटी प्लस न्यू डिफरेंशियल राइट्स वाली इक्विटी, जो भी तुम इशू करना चाहते हो, इनके पास जो वोटिंग पावर है वो टोटल वोटिंग पावर का 74% से एक्सीड नहीं करे. क्लियर? तो नॉर्मली दिस इज द थर्ड थिंग. एंड नंबर फोर इज एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट. एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट मतलब सर सेक्शन 137 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइल करना एंड एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 के अंदर. किसी तरह का पिछले 3 साल में कोई भी आपका डिफॉल्ट मुझे नहीं मिलना चाहिए. देन आफ्टर दैट 4 कंडीशंस के बाद 5, 6, 7 सब में क्या थे डिफॉल्ट? पहला था सर आपका PDDD. P for redemption of preference shares, D for payment of declared dividend, थोड़ा line wise, clear, and D for payment of mature deposits and interest thereon and redemption of debentures and interest there. Clear? और ये आपका डिफॉल्ट सबसिस्टिंग नहीं होना चाहिए. मतलब सर एक बात बताओ, अगर मान लो आपका 2 साल पहले कोई डिफॉल्ट था या लास्ट ईयर आपका कोई डिफॉल्ट था बट आपने सही कर दिया, क्या मैं अपने ये डीवीआर जो मैं इशू करने की बात कर रहा हूं, क्या मैं कर सकता हूं? यस, बिकॉज द थिंग इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट. इसमें तेरा गुड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ठीक करे हुए, वो अगला पॉइंट था. क्लियर? यहां पे बस ये था कि आज की डेट में PDD के रिगार्डिंग कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट आपका नहीं होना चाहिए. नंबर 6 कंडीशन में आपने क्या पढ़ा? पहले तो 3 पॉइंट. पहला डिफॉल्ट टर्म लोन कहां से? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल्ड बैंक. सर नेशनलाइज्ड बैंक अलग होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक अलग होते हैं. नेशनलाइज्ड बैंक तो HDFC भी है, नेशनलाइज्ड बैंक तो एक्सिस भी है. ये नेशनलाइज्ड मतलब नेशन लेवल पे, इंडिया लेवल पे वर्किंग करना. शेड्यूल्ड थोड़ी हो गया. स्केड्यूल्ड कौन से होते हैं? जो RBI के स्केड्यूल्स के अकॉर्डिंग टू क्या है, रजिस्टर्ड. जैसे तेरे जितने भी ये PSU बैंक्स है ना, SBI, PNB, फिर आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, जो भी आपके हैं, ये पर्टिकुलर आपके कौन से बैंक्स हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स. सर शेड्यूल्ड बैंक से लिया हुआ टर्म लोन, पहला कौन सा लोन? टर्म लोन. मैंने आपसे कल पूछा था, अगर मैंने मान लो बैंक OD का डिफॉल्ट करा, कोई इशू नहीं. कोई कैश क्रेडिट लिमिट तोड़ दी,
कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं पे आउट करे, कोई दिक्कत नहीं है। टर्म लोन सर, टर्म लोन अगर आपने पे आउट नहीं करा एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ऑल्सो, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ऑल्सो, सेकंड डिफॉल्ट। सेकंड क्या था? स्टैट्यूटरी ड्यूज विद रिगार्ड टू द एम्प्लॉइज लाइक ईपीएफ, ईएसआई, एंड थर्ड क्रेडिटिंग द अमाउंट टू आईईपीएफ में अगर तुमने कोई डिफॉल्ट करा हो। सर डिफॉल्ट छोड़ो, जिस साल डिफॉल्ट भी करा होगा ना वो तो छोड़ो परे, जिस दिन सही भी कर दिया गया होगा वहां से भी 5 साल तक आप इक्विटी विद डीवीआर इशू नहीं कर सकते। ये सबसे हार्ड थी, ये सबसे हार्ड थी। और इन तीन के रिगार्डिंग तभी आपको बार बार समझाया गया, डिफॉल्ट छोड़ परे, सही भी कर दोगे ना तो भी 5 साल का क्या था? कूलिंग पीरियड था। तो सर दूर दूर तक मैं ये कह रहा हूं उस बात को बीते हुए 5 साल हो चुके, और 5 साल कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल में ये डिफॉल्ट क्या किया गया? सही किया गया। क्लियर? एंड द नंबर सिक्स, सर हमारी कंपनी कभी भी कोई पेनलाइज्ड या कोई ऑर्डर बाय द कोर्ट या ट्रिब्यूनल अंडर दीज एक्ट, कौन कौन से? आरबीआई, सेबी, सेक्रा, फेमा या सेक्टरल रेगुलेटर्स। सेक्टरल रेगुलेटर्स में एग्जांपल क्या लिखवाई? बैंकिंग या इंश्योरेंस। सर पिछले 3 साल में किसी भी ऑफेंस के अंदर हमें कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई भी सजा इन एक्ट के मुताबिक कोई भी पास ऑन नहीं करी। सर आप सारी कंडीशंस पूरी कर दीजिए। अगर ये सारी कंडीशंस आपकी पूरी होंगी, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, आप अपनी ओर से डीवीआर क्या कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट इज, आगे पॉइंट चलता है जी, नो कन्वर्शन। पढ़िए, द कंपनी शैल नॉट converted existing equity share capital with voting rights into equity share capital carrying differential voting सर rights. क्लास चेंज नहीं होगी, नए इशू होंगे। अगर मैं कह रहा हूं एग्जिस्टिंग इक्विटी को उठा के किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? डीवीआर में, नॉट अलाउड सर। कन्वर्शन अलाउड नहीं है, नया इशू निकालो, नए शेयर्स निकालो, दे दो। बट अगर आप कह रहे हो जी तुम्हारे एग्जिस्टिंग जो इक्विटी वाले हैं उनको ही डिफरेंशियल राइट्स में कन्वर्ट कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट अलाउड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, एंड कल को तुम कह दो डीवीआर वालों को ओरिजिनल में वापस ले जाए। सर कन्वर्शन का तो मतलब ही नहीं, डायरेक्टली आओगे तो इसी में आओगे। क्लियर? नेक्स्ट इज नेचर ऑफ राइट्स। सर ये बार बार आप वर्ड यूज कर रहे हो कि नेचर ऑफ राइट्स कैसे, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल राइट्स मींस विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, विद रिस्पेक्ट टू द वोटिंग पैटर्न, वोटिंग पावर काइंड ऑफ। बट सर क्या जो अदर राइट्स होते हैं, जो एक इक्विटी को अदर राइट्स मिलते हैं, क्या मुझे भी मिलेंगे? यस, अरे वो तो है ही है, वो तो मिलेंगे प्लस एक्स्ट्रा जो मिलेंगे वो आपके डिफरेंशियल राइट्स के अंदर कवर थे। पढ़िए, द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाँ जी, with differential rights shall enjoy all other rights such as bonus. अंडरलाइन, shall enjoy all other rights। अरे जैसे नॉर्मल जनता को बोनस मिलेगा, कोई राइट शेयर्स मिलेंगे, वो तुम्हें भी मिलेंगे। ये मत कह देना कि तुम्हें नहीं, अरे तुम उनसे प्रीमियम हो, उनसे तुम सुपीरियर हो। उनको तो मान लो सिर्फ क्या मिलते थे? बोनस और राइट। तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग पैटर्न, विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, तेरे पास उल्टा और ज्यादा राइट्स हैं। तो जो उनको मिलेगा वो मुझे भी मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा जो मुझे इस इक्विटी के अकॉर्डिंग क्या किया गया? इशू किया गया। आगे चलिए, यस, विद विच द होल्डर्स, हाँ जी, of equity shares are entitled to सब्जेक्ट टू द डिफरेंशियल राइट्स विद विच सच शेयर्स हैव बीन इशूड। बाकी सर देखो, इशू करते टाइम अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है या कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लो डिविडेंड तो उनको भी मिलता है, डिविडेंड मुझे भी मिलेगा, पर मुझे मिलेगा मेरे राइट्स के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू माय राइट्स, सब्जेक्ट टू माय डिफरेंशियल राइट्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स जो मेरे पे लगाई गई। इसको ध्यान में रखते हुए आगे नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर इन द, क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। सर कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर तो मेंटेन करेगी। मेंबर्स के नाम के सामने आप पहले वर्ड क्या लिखते थे कि इनके पास इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स? एक नया वर्ड ऐड ऑन हो गया। इक्विटी अगर है, इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, इक्विटी डिफरेंशियल राइट्स वाले हैं, तो थोड़ा सा ऐड ऑन एडिशन उसमें हमने चेंजेस कर दी। पढ़िए, द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, सॉरी, द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स maintained under section 88 yes shall contain all the relevant particulars of the shares with differential rights issued along with the details of shareholders। तो मतलब थोड़ा एडिशन कर दिया सर, जहां पे तो ये इशू हो ही नहीं सकते वहां पे तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में 2 वर्ड चलते हैं। क्या मेंबर के पास इक्विटी है या प्रेफरेंस? अब एक नया वर्ड आ गया,
इक्विटी अगर है तो इक्विटी कौन से वाली है, ऑर्डिनरी शेयर्स वाली या डिफरेंशियल राइट्स वाली, तो थोड़ा सा उसके अंदर इलेबोरेशन कर देना, रजिस्टर के अंदर उसके नाम के सामने प्रॉपरली मेंशन कर देना कि कौन से वाली इक्विटी। क्लियर। और सर ये रजिस्टर ही अपने आप में प्राइमा फेसी एविडेंस होते हैं, यही रजिस्टर्स अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं, जो रिकॉर्ड एक बार इसमें चढ़ा दिया गया वही फाइनलाइज्ड माना जाता है। क्लियर। तो इसीलिए ये 88 सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स के ऊपर, मतलब वो रजिस्टर्स जो बाय लॉ मैंडेटरी हैं मेंटेन कर, जो हर कंपनी मेंटेन करेगी ही करेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर इन, किसमें, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर एक ना आप लोगों ने अगर वर्ड थोड़ा सा, मैं जस्ट बैकग्राउंड बता रहा हूं, हम लोगों के रेजोल्यूशन कितने होते हैं जी, 2 जो मेंबर्स पास करते हैं, वैसे तो 3, बोर्ड रेजोल्यूशन भी तो होता है। क्लियर। बट बोर्ड रेजोल्यूशन को पास कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबर्स जो पास करते हैं वो 2 रेजोल्यूशन होते हैं, वन इज ओआर एसआर। ओआर जो पास होता है ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो पास होता है, ऐसे ही बिजनेस आपके पास कितने होते हैं जी, 2 बिजनेस आपके पास होते हैं, 2, एक होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस और एक होते हैं स्पेशल बिजनेस। क्लियर। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए सिर्फ मीटिंग का नोटिस देना होता है आपने कि इस दिन मीटिंग है और आपने इस दिन आना है, कोई एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट्स आपको देने की जरूरत नहीं है। क्यों, बिजनेस कौन से हैं, एज पर लॉ ऑर्डिनरी बिजनेस है, और अगर मीटिंग बुलाई जा रही है ना, अगर मीटिंग बुलाई जा रही है मतलब ये काम तो होंगे होंगे, तो क्या तुझे अलग से नोटिस में बताने की जरूरत है, क्या अलग से उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि मीटिंग का एजेंडा क्या है, जब पता तो है कि सर ओआर पास करवाना है, ऑर्डिनरी बिजनेस तो वहां पे डील होंगे ही होंगे। अगर अगर पर्टिकुलरली आप कोई स्पेशल बिजनेस को डील करने जा रहे हैं जिसके लिए आप लोगों को एक नोटिस के साथ क्या देना मैंडेटरी होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसके बारे में सारे डिस्क्लोजर्स कि हम क्या करने वाले। क्लियर। मतलब ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये कब प्रोवाइड की जाती है, जब किसी मीटिंग के अंदर आप लोग स्पेशल बिजनेस को डील करने वाले हैं। एंड सर दिस इज द ये इशू ऑफ इक्विटी विद डिफरेंशियल राइट्स इज नॉट अ ऑर्डिनरी बिजनेस, ये कौन सा बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस। ये डेफिनेशन चैप्टर 7 में आप डिस्कस करेंगे। क्लियर। वहां पे आएगा कि ऑर्डिनरी कौन से होते हैं और स्पेशल कौन से होते हैं। क्लियर। एक बार आपके पास प्रॉपर बुक्स आ जाए तो आपको पेजेस शिफ्ट करके दिखा दिया करेंगे, यहाँ पे बात चलेगी कि यहाँ पे ये थिंग आप पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अभी के लिए जस्ट नॉर्मल कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस किसी भी मीटिंग में डील होता है तो उस मीटिंग के लिए सिर्फ नोटिस ही नहीं, नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट जाती है बाय द नेम कॉल्ड एज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये सारी थिंग्स आपको उसमें क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। पढ़िए जी। यस, द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नेक्स्ट टू क्या लिखा हुआ है, नोटिस ऑफ जीएम। अब समझ में आ रहा है कि जब जीएम का नोटिस जाएगा, जीएम का जब नोटिस जाएगा जहां पे ये कुछ मैटर्स आप लोग डील करने वाले हैं, तो उस मीटिंग में उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप ये पर्टिकुलर्स कि हमने ड्यूरिंग द ईयर ऐसे ऐसे इशू करे फलाना, वो सब कुछ क्या करेंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। पढ़िए। यस, इन परसुआंस ऑफ सेक्शन 102 और ऑफ पोस्टल बैलेट इन परसुआंस ऑफ सेक्शन 110। वो डिपेंड करता है, सिंपल फिजिकल मीटिंग होगी तो 102 के अकॉर्डिंग, पोस्टल बैलेट वाली मीटिंग होगी तो 110 के अकॉर्डिंग, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। कंटेन द, शैल कंटेन द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। बता के नहीं गया क्या पर्टिकुलर्स जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर, वो सारे मैटर्स इन्हीं के रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट इज यही बात कि आपने डीवीआर क्या करे हैं, इशू करे हैं, यही बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में, जिसको नाम क्या बोलते हैं आप, बोर्ड्स रिपोर्ट। क्लियर। बोर्ड रिपोर्ट में भी आप क्या करेंगे, डिस्क्लोजर प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे ना डिस्क्लोजर चल रहे हैं कि अब तुम इशू तो कर रहे हो, इस बात के डिस्क्लोजर्स कहां कहां देने होंगे। सबसे पहला रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, दूसरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, तीसरा बोर्ड रिपोर्ट में। सबको हाईलाइट भी तो करना है, बताना भी तो है ना कि अपन ने ये काम करा है। पढ़िए। यस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall disclose in the board's report for the financial year in which the issue of equity shares with differential rights was completed। जिस ईयर में ये सारा प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उस साल की जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी ना,
उस बोर्ड रिपोर्ट में ये डिस्क्लोजर वहां पे जाएगा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इतने वैल्यू के इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या किए गए, कंपनी के द्वारा इशू किए गए। हर जगह ये डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। ट्रांसपेरेंसी ही तो हमारा मेन काम है। और नेक्स्ट ऑन जो ऑडिटर आएगा, जो किस कंपनीज के ऑडिट करने आएगा, वो किस चीज का ऑडिट करने आएगा, इन्हीं कंप्लायंसेस का तो ऑडिट करने आएगा। कि जी आपको सेक्शन ने बताया था कि अगर आप इक्विटी इशू करते हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, क्या आपने बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करा? क्या आपने जो नोटिस ऑफ जीएम दिया था उसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपने ये बात बताई? क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आपने उनके नाम के सामने डिस्क्लोज करा? यही तो ऑडिट करने हम जाएंगे। यही तो कल को एज अ सीए आपका काम बनता है। मेरा काम चेक करना है, करवाना नहीं। चेक करना, करा हुआ है या नहीं करा हुआ, मेरा काम है उसके ऊपर क्या देना, ओपिनियन देना। समझ रहे हो ना? मोस्टली हर पर्सन क्या कहता है जी, मान लो सपोज कि सीए को बुला लो जी, सीए गलतियां सही कर देगा। गलतियां सही करने के लिए नहीं बैठे अपा, गलती बताने के लिए अपा बैठे हैं नॉर्मली कि तुम्हारे काम में ये मिस्टेक है। मेरा काम है चेकिंग पॉइंट, रिव्यू पॉइंट। समझ गए ना पॉइंट? ये करना कराना सब किसने है? मैनेजमेंट ने। समझ गए ना? करना कराना सब किसने होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। मेरा काम है उसके ऊपर क्या देना, ओपिनियन देना। तो मैं भी तो ओपिनियन तब दे पाऊंगा अगर सेक्शंस मिलने पड़े होंगे कि हाँ सेक्शन के मुताबिक ये होना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं करा? तुम्हारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये पेंडिंग है तो उसको रिपोर्ट क्यों नहीं करा? ये सारी थिंग्स। आगे नेक्स्ट इज सर, ऐसे ही ये डीवीआर कौन सा कोई नए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू नया कॉन्सेप्ट है? ये तो पुराने एक्ट में भी चलते थे। 1956 में भी कॉन्सेप्ट था इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर नए एक्ट के आने से ही वो डेड? क्या वो खत्म हो गए या उसको मानेंगे नहीं? नहीं सर, उनकी भी एग्जिस्टेंस मानी जाएगी। हाँ, पहले वो रेगुलेटेड बाय क्या थे? कंपनीज एक्ट 19, अब रेगुलेटेड बाय क्या होंगे? 2000। बट उनकी वैलिडिटी को खत्म नहीं हुई। पढ़िए, द इक्विटी शेयर विद, यस प्लीज। Differential rights issued by any company as per the provisions contained जो एज पर द पुरानी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग तो इशू किए गए थे, shall also be regulated as per the provision contained in section 43 of the Companies Act 2013 and the rule 4 जो 2014 में आपने रीड आउट किया। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, ये मत कहना कि नया एक्ट आने से पुराने वाले डेड हो गए। वही वाले नेक्स्ट आगे तक कंटिन्यू चलेंगे। हाँ, फर्क क्या पड़ा? पहले एक्ट 1956 था, अब एक्ट कौन सा हो गया? 2013। बट वैलिड है, सब कुछ सही है, वही चलेगा जैसा पहले चल रहा था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए सर। प्रोविजंस कंटेन्ड इन नोटिफिकेशन नंबर जीएसआर एक अलग से प्रोवाइड की गई। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43, ये जो 43 सेक्शन आपने पूरा रीड आउट किया, शैल नॉट अप्लाई टू अ whose मेमोरेंडम और आर्टिकल सो प्रोवाइड। और आपको पता सर, प्राइवेट कंपनी में ज्यादातर जैसा तुम्हारे मेमोरेंडम में, जैसा तुम्हारे आर्टिकल्स में लिखा होगा, वैसे कंपनी की रूलिंग चलती है, वैसे कंपनी के काम चलते हैं। मैंने तो अलाउ कर दिया कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी इक्विटी विद डीवीआर इशू नहीं करना चाहती, मत करे। वैसे भी डीवीआर की पहली कंडीशन क्या थी? आर्टिकल्स में मैंने साफ कह दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर क्या हो गया? 43 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि हम प्रेफरेंस इशू नहीं करेंगे, तो मत कर भाई, क्या इशू हो गया? समझ रहे हो ना? वैसे 43 के अकॉर्डिंग दो तरह के शेयर्स थे, इक्विटी एंड, मैंने जैसे कल आपसे पूछा था, क्या प्राइवेट कंपनी प्रेफरेंस इशू कर सकती है? कर सकती है। हाँ, बट अगर उसके आर्टिकल्स में लिखा होगा कि हम प्रेफरेंस इशू नहीं करेंगे, मत करो। फिर तो कर ही सकते हो जब उसके बारे में कोई ऐसी प्रोविजन ही नहीं है। मैंने उल्टा वर्ड के लिखा है, अगर ये अप्लाई तब नहीं होगा, ये सेक्शन अप्लाई तब नहीं होगा अगर पर्टिकुलर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में आपने इसके बारे में लिखा हो। नहीं तो कर ही सकते हो, ओपन पावर तो सबको है। अब पब्लिक कंपनी में कुछ लिखा होता है क्या? फिर भी तो लॉ एप्लीकेबल है, फिर भी तो सेक्शंस एप्लीकेबल है। क्लियर? चलिए एक छोटा सा टॉपिक, बड़ा ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपके साथ कि सर प्रेफरेंस और इक्विटी में डिफरेंस क्या है। और मैं हर बार समझाता हूं कि सर अंदर का कंटेंट पढ़ने की बजाय पहले जो बेसिस होते हैं ना, जिनके बेसिस पे ये डिवाइडेशन की जा रही है, जिनके बेसिस पे ये डिस्टिंक्शन की जा रही है, इनको पढ़ना सबसे मैंडेटरी होता है। सबसे पहले तो डेफिनेशन, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है सर। प्रेफरेंस इज कॉल्ड प्रेफरेंस, व्हाई?
because they are given preference with respect to 2 points. One is dividend and other than preference every share is equity share. So normal point is number 2 point. पढ़िए जी, time of payment of dividend. Yes please. हाँ जी. Dividend on preference share is paid in priority to equity shares. And equity shares are paid dividend only when dividend has been paid on. अंदर का मैटर तो तुझे अपने क्लिक होगा अगर तुझे क्या समझ में आएगा, बेसिस. अब मैंने जब बेसिस पढ़ा, बेसिस में क्या लिखा होता सर, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अभी तो आपने कहा इक्विटी से पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को, और नेचुरली उनको बाद में मिलेगा. दूसरा, अमाउंट और रेट ऑफ डिविडेंड, अंदर नहीं बढ़ना, अमाउंट और रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस के केस में फिक्स, जो बचा इक्विटी. पढ़िए सर, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज पेड एट अ फिक्स अमाउंट is paid as dividend, and the whole of the profits of the company after payment of किसकी, preference dividend देने के बाद belongs to equity shareholder. Thus the dividend on equity share varies with the amount of profits. Depend करेगा. आगे next is time of repayment of capital. सबसे पहले किसको, बाद में किसको. नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स. सर वोटिंग राइट्स के मामले में नई चीज, अच्छी बात है, द होल्डर ऑफ, यस प्लीज, The holders of preference share have no right to vote in any general meeting except in certain cases specified under section 47. क्या ये बात सही है सर? है तो देखो, प्रेफरेंस वाले भी शेयर होल्डर्स हैं. कहते जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जर्नल मीटिंग में वोट करने का कोई भी राइट नहीं होता. इज इट ट्रू? जबकि शेयर होल्डर है ये भी भाई. इक्विटी वालों को राइट टू वोट दे रहे हो, क्यों आपने ऐसा क्यों करा? आपको फिर प्रेफरेंस भी तो दे रहे हैं. सबसे पहले पैसा किसका, तुम्हारा. सबसे पहले डिविडेंड किसका, तुम्हारा. अभी भी तुम तड़प रहे हो, अभी भी कह रहे हो कि हमें राइट टू वोट चाहिए. भाई तेरा मैटर क्या है? तेरा किस बात का मैटर है? चिंता तो किनको होनी चाहिए, जिनको बेचारों को कुछ नहीं मिलना, या पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा. उनके पास तो राइट टू वोट होगा. अच्छा, वोटिंग पावर भी तुम ले जाओ, फिक्स्ड अमाउंट ले जाओ, पेमेंट भी पहले ले जाओ, फिर इक्विटी बनाई क्यों है? इक्विटी वालों के पास प्राइम थिंग आती ही क्या है, राइट टू. दैट इज डिसीजन मेकिंग. वर्ड क्या बोलते हैं आप, डिसीजन मेकिंग. अरे प्रेफरेंस वालों के पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, एक्सेप्ट जब उनके हक की बात आएगी, जब उनके कोई राइट्स को तंग होने की बात आएगी, तब उनके पास क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं. अदरवाइज प्रेफरेंस वालों के पास कभी कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते. ब्रैकेट पढ़ना क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, जो स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन क्या है, आएंगे तेरे पास. आगे जाके यही डिस्कस करेंगे 47 में कि प्रेफरेंस वालों के पास राइट कब होते हैं. और नॉर्मली किसी से ये पूछ लेना, जल्दी ये बात पता ही नहीं होती, क्योंकि शेयर होल्डर वर्ड आपने सुना हुआ है कि हाँ जी शेयर होल्डर्स के पास क्या होते हैं, राइट टू वोट होते हैं. बट कौन से वालों के पास, इक्विटी वालों के पास. प्रेफरेंस वालों के पास कोई राइट नहीं. प्योर कंपनी की डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होती है, इक्विटी वालों के पास, नॉट इनके पास. नहीं होते. वोटिंग ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात, कि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं. वोटिंग राइट्स तब होंगे जब इनके कोई राइट की, इनके कोई हक की बात हो. क्लियर? देन हम उसको डिस्कस करेंगे. अदरवाइज कभी भी इनके पास कोई जर्नल मीटिंग में, जब भी कोई जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है, इनको बुलाओ, खाना खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना भाई साहब, तुम्हारा वोटिंग राइट नहीं है. जब वोट का मैटर आएगा तो सिर्फ आगे कौन आएंगे, इक्विटी वाले आएंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है, इक्विटी वालों के हाथ में. हाँ, तेरा कोई मैटर बीच में तंग होगा, तेरे बारे में कोई डिस्कशन होगी, तो तुम्हारे पास वोटिंग राइट जरूर होंगे, पूछा जरूर जाएगा. अदरवाइज तेरे पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होगा. पढ़िए, एंड होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर हैव अ राइट टू वोट इन एवरी जर्नल मीटिंग. अरे जर्नल मीटिंग होती ही इक्विटी वालों की है मेन. प्रेफरेंस वाले तो वैसे ही बुला लिए भीड़ करने के लिए, खाना खा लेंगे. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज वर्ड क्या जी, नेक्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ. हाँ जी, केस में होते हैं फाउंडेशन में, आपने बताया बाकी टाटा कंपनी ने जैसे वो इशू किए थे डीवीआर. हाँ, वो प्रेफरेंस की थे, मतलब ना प्रेफरेंस नहीं थी, वो डीवीआर की एग्जांपल थी, इक्विटी की एग्जांपल थी, जो टाटा वाली एग्जांपल जिस पे जो आपने बताया था कि इनको मिल गई, अगर बाद में कुछ बच गया तो भी प्रेफरेंस. हाँ, वो पार्टिसिपेटिंग चीज है, वो पार्टिसिपेटिंग चीज है जो आप डिस्कस कर रहे हो, जो कल भी हमने पढ़ा था. प्रेफरेंस को अगर पार्टिसिपेशन राइट दिया होगा, वो डिफरेंट चीज है रजे. उसमें राइट टू वोट वर्ड नहीं था. पार्टिसिपेशन मिलना दो चीजों में, सरप्लस एसेट्स में, सरप्लस प्रॉफिट्स में. वहां पे वोटिंग राइट पे नहीं कभी मैंने बोला, ना कभी होगा.
वो अलग चीज है कि सर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट है। यहां बात किसकी चल रही है? डिसीजन मेकिंग की, वोटिंग पावर की। इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते एक्सेप्ट जो केसेस यहाँ पे लॉ में डिफाइन किए गए, सिर्फ वहां तेरे पास वोटिंग राइट्स होंगे, तुम वोट कर सकते हो जीएम में, अदरवाइज कोई राइट नहीं है। पढ़िए। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ शेयर, दोनों में से रिडम्पशन किसकी होती है? वो भी अगर टाइप आपकी कौन सी है? रिडीमेबल। और एज पर लॉ इररिडीमेबल नाम की चीज ही नहीं। क्लियर? इररिडीमेबल नाम की चीज नहीं है, लिमिट्स लगा दी गई हैं। क्लियर कि मैक्स टू मैक्स लाइफ इतनी हो सकती है, बट हर प्रेफरेंस शेयर क्या होगा? रिडीमेबल होगा। पढ़िए सर, प्रेफरेंस शेयर देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है। अगर तुम कहो जी हमें शायद +2 में या कभी सुना होगा भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस, भी इररिडीमेबल नाम की चीज ही नहीं है। आज की डेट में सबकी लिमिट्स क्या कर दी गई? फिक्स कर दी गई, इवन डिवेंचर्स की भी। इररिडीमेबल नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये आउटसाइडर्स की लायबिलिटी है तो वापस जाएगी, पेबल होगी, रिडम्पशन इनकी सबकी होगी। टर्म्स है, मैक्सिमम ईयर्स लाइफ दे दी गई कि इससे ऊपर आप इशू कर ही नहीं पाओगे। क्लियर? चलिए, एंड नो कंपनी कैन इशू, क्या लिखा हुआ है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यस, इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज, इक्विटी हमेशा ही क्या होती है? इररिडीमेबल, जो सिर्फ और सिर्फ या तो बायबैक होती है, या तो बायबैक होती है, या लिक्विडेशन के टाइम, वाइंडिंग अप के टाइम आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाए। बट क्या कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी है? मतलब कभी नहीं, कभी भी नहीं। इक्विटी आर ऑलवेज इररिडीमेबल, दैट इज नो कंपनी कैन रिडीम द इक्विटी शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इनके कॉन्सेप्ट ही दो हैं, या तो बायबैक होगा या क्या होगा? वाइंडिंग अप का टाइम। बस इसके अलावा इक्विटी का पैसा कभी वापस नहीं होता। क्लियर? अगर आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, कंपनी से उम्मीद मत रखिएगा कि कंपनी तुझे पैसा वापस करेगी। या तो मार्केट में शेयर शूर बेच के अपने पैसे ले ले, बट कंपनी कभी वो पैसा वापस नहीं करती। करेगी या तो बायबैक करेगी, या क्या करेगी? वाइंडिंग अप के टाइम अगर तेरे पैसे बचते होंगे तब तुझे दे दिए जाएंगे, अदरवाइज कभी भी ये रिडीम नहीं होते। चलिए, एंटाइटलमेंट टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है? दोनों में से किसको मिलते हैं? इक्विटी। प्रेफरेंस वालों को कोई बोनस नहीं, कोई राइट नहीं। कितना कर जाओगे? पहले ही प्रेफरेंस आप बहुत दे चुके हैं इनको। क्लियर? सो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, वर्ड क्या लिखा हुआ है? बोनस और, तभी तो लोग इक्विटी में जाते हैं। अरे रिस्क भी कौन ले रहा है? फिर इक्विटी वाले ले रहे हैं। मोर द रिस्क मोर द प्रॉफिट, वही साहब है। कल को मान लो अच्छा पैसा बचा तो नेचुरली कंपनी क्या करेगी? कंपनी कौन? तुम लोग ही हो। तुम लोग ही हो जो डिसीजन मेकिंग में हो। आप अपना बोनस डिक्लेयर करवा दो, राइट शेयर से लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रेफरेंस वालों के पास कुछ भी नहीं होता। प्रेफरेंस वालों को जो मिल रहा है वो मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है। तभी तो तुमने भी तो प्रेफरेंस लिया, फिर ले लेते इक्विटी। आप कह रहे हो जी हमें बोनस मिलना चाहिए, हमें राइट्स क्यों दे भाई? रिस्क कौन झेल रहा है? रिस्क हम ले रहे हैं मेनली। तो हम लोग बेसिकली एंटाइटल्ड हैं, प्रेफरेंस वालों को कोई बोनस नहीं, कोई राइट नहीं। क्लियर? चलिए, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू, क्या लिखा हुआ है? बोनस एंड राइट शेयर्स। इनको मिलते, बने ही इनके लिए हैं। आगे, एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स ऑफ डिविडेंड, दोनों में किसके केस में होगा? प्रेफरेंस। इक्विटी के केस में कभी एक्यूमुलेशन नहीं होती। इक्विटी वालों को तो बेचारा को यही नहीं पता होता डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अगर डिक्लेयर्ड होगा तो है। बट सर अगर आपकी प्रेफरेंस की टाइप कौन सी है? एक्यूमुलेटेड। क्लियर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऑटोमेटिकली आपका डिविडेंड क्या होता रहता है? एक्यूमुलेट होता रहता है। पढ़िए, इफ डिविडेंड इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है? इन अ पर्टिकुलर ईयर सच डिविडेंड गेट्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है? एंड इज टू बी पेड इन द ईयर और ईयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ, किसको छोड़ के? मतलब तुम किसकी बात कर रहे हो? क्यूमुलेटिव की। थोड़ा उल्टा पढ़ो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, इसके में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने टाइप पहले ही आपको क्या कह रखी है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। किसी साल अगर रह गया ना, वो रह गया, वो दोबारा नहीं मिलेगा। बट अगर तेरी टाइप कौन सी है? क्यूमुलेटिव है, चिंता ना कर। इस साल अगर नहीं भी पे हो पाया, वो तेरा एक्यूमुलेट होता रहे, अगले साल, उससे अगले साल इकट्ठा दे देंगे, 2 साल का, 3 साल का, वो इकट्ठा होता जा रहा है आपका, दैट इज क्यूमुलेशन। बट सर since the equity shareholders are, yes please, not entitled to any fixed rate or amount of dividend if dividend is not declared in any year, such dividend lapses, underline such dividend lapses, ऐसे केस में आपका डिविडेंड ही क्या हो जाता है? लैप्स, खत्म है सर, कुछ नहीं मिलेगा। and therefore the equity shareholder has no right to receive the dividend जो not declared in any past year।
पिछले साल नहीं मिला तो नहीं मिला। ये थोड़ी मतलब है कि आप उसको सोच के मन लगा कर बैठो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाई तुम इक्विटी वाले हो, प्रेफरेंस वाले नहीं कि जो एक्यूमुलेट होता रहेगा। समझ गए ना, इक्विटी वालों का वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट है, डिक्लेयर्ड है तो मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। समझ गए ना पॉइंट। ये चीज वो तो जर्नली कंपनी अपनी मार्केट में रेपुटेशन बनाए रखने के लिए ज्यादातर हर साल डिविडेंड देती ही देती है। ये ऑलरेडी आप डिविडेंड्स में डिस्कस कर चुके थे मेरे साथ कि मोस्टली एक मार्केट रेपुटेशन बनाए रखने के लिए कई बार तो ये होता है सर, आपके पास पैसा भी नहीं होता फिर भी कंपनी क्या बांटती है। आज पैसा बांटेंगे तभी तो मार्केट से पैसा इकट्ठा करेंगे, शो ऑफ तो करना पड़ेगा। शो ऑफ नहीं करेंगे लोगों को लगेगा इनका दिवाला निकलेगा, ये कंपनी गई। इसीलिए एक कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, मान लो पिछले 4 साल से मैं डिविडेंड बांट रहा हूं, इस बार अगर ना बांटा, सर बांटना पड़ेगा। क्यों? आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों में मार्केट में क्या जाएगा, गलत इंपैक्ट जाएगा। लोगों ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो क्या डिसइन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देनी है कि छोड़ो जी कंपनी अब काम की नहीं रही, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या जा रही है, डाउन जा रही है। कई बार तो ऐसे प्रेशर्स क्रिएट होते हैं। क्लियर? जिसको तुम वर्ड बोलते हो ना कि डिविडेंड डिसीजन, अगर कभी मैनेजमेंट में भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्ड सुना हो, 3 अपने मेन डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। तो वो इसी पॉइंट के रिगार्डिंग। क्लियर? चलिए जी, सेक्शन 44 बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट है सर। ये जो शेयर्स हैं, शेयर्स की नेचर क्या होती है? मूवेबल। मूवेबल मींस ट्रांसफरेबल। क्लियर? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? इवन गुड्स की डेफिनेशन में भी, सेल ऑफ गुड एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में भी आपने इंक्लूड स्पेशली स्टॉक एंड शेयर्स, क्लियर, इंक्लूड करवाए थे। क्लियर? तो द शेयर्स एंड ना साथ में वर्ड क्या लिखा हुआ है, शैल। ये वर्ड है शैल बी। शैल बी ये क्या होते हैं सर? मूवेबल एंड सेकंड वर्ड ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय, क्या लिखा हुआ है? ये वर्ड साथ में क्यों लिखा? सीधा क्यों नहीं कहा ट्रांसफरेबल होगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में आपकी क्या होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस। और वैसे भी ये मोड ऑफ ट्रांसफर जो होगा ना, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके कहां लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स में। तो जैसा तेरे आर्टिकल्स में मैनर प्रोवाइडेड होगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आपको वो रूल्स क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। कंपनी के साथ वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी है और आप अपने शेयर्स किसी मर्जी को नेक्स्ट आगे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। पर सर वेरी क्लियर, मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है। समझ गए ना? एक चीज बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स आप लोगों के हैं, क्या वो ट्रांसफरेबल हैं? मैंने सिंपल ये वर्ड पूछा, क्या प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं क्या वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यस और नो? यस, बिकॉज जस्ट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस होना मतलब ये थोड़ी है कि होते ही नहीं है, प्रोहिबिशन तो नहीं है, क्या वर्ड है, रिस्ट्रिक्शन है। और वो भी क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि तुम कौन सी कंपनी हो, हर रोज ही करते रहोगे क्या? ऐसे तो कल को कोई आ गया कि मैंने अपने शेयर इसको ट्रांसफर करने, सर रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। क्या पब्लिक कंपनी में कोई इस तरह का वर्ड सुना हो? अरे पब्लिक कंपनी जितनी मर्जी बार ट्रांसफर करो, जिस मर्जी को करो, इन्फिनिटी तक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर यही मेन थिंग्स होती हैं। अगर लॉ में कुछ वन व्यू लिखा गया ना, उसका मतलब ही नहीं कल यही पढ़ना है, उसका सेकंड व्यू भी रीड आउट कर। क्योंकि यही एमसीक्यू टाइप, यही केस स्टडी टाइप, यही आप लोगों को थोड़ा क्या करना है, ब्रॉडन कॉन्सेप्ट करना। हुआ क्लियर? जहां जहां मेरे पॉइंट्स जैसे क्लिक करेंगे, मैं आप उसी टाइम पे आपसे पूछूंगा कि ये चीज बताओ, फिर इसमें ये लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ। यही डेवलपमेंट आईसीआई आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि आपको अगर क्वेश्चन दिया गया, आप लिमिटेड सोच ना रखो, उसको थोड़ा सा पढ़ कि उसके अकॉर्डिंग फिर उसका मीनिंग क्या बनेगा। ये सारी थिंग्स है। मैं हमेशा लॉ में एक वर्ड कहता हूं, जो कानून जो बनाए जाते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्ट, एनेक्टमेंट्स, स्टैट्यूट्स जितने बनाए जाते हैं, सिर्फ 2 काम के लिए। या तो वो आपको अलाउ करेंगे टू डू समथिंग, या वो आपको क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे टू डू समथिंग। काम ही 2 होंगे, या तो कुछ करने की परमिशन देगा या कुछ करने से वो रोकेगा। अगर एक तरफ चीज लिखी हुई है तो दूसरी तरफ अपने आप उसका मीनिंग समझो कि लॉ में ये लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग क्या हुआ। ऐसे ऐसे कंसेप्चुअली आपके पॉइंट्स चलते हैं। क्लियर? अब जैसे वर्ड है जी सेक्शन 45, ऐसे ही नंबरिंग ऑफ शेयर्स, कि सर आपके जो शेयर्स है ना वो नंबर्ड होने चाहिए।
बट सर नंबर तो तब होंगे ना अगर मैं फिजिकली शेयर इशू करूंगा। अब अगर मान लो सपोज मैं तो डीमैट अकाउंट के थ्रू, आजकल तो आपके जितने भी शेयर्स चलते हैं जो लिस्टेड एंटिटीज के होते हैं मोस्टली वो किसके थ्रू होते हैं, डिपॉजिटरीज के थ्रू होते हैं, और वो कौन सा कोई फिजिकल है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जैसे आप लोग पेपर नोट यूज करते हैं करेंसी, क्लियर, उस पे तो आपने देखा होता क्या लगे होते हैं नंबर्स, बट जो अपने बैंक में पैसे पड़े हैं या जो यूपीआई ट्रांजेक्शन एंड ऑल करते हो उस पे भी कोई नंबरिंग आती है क्या कि ये वाले 500 के नोट गए? सर वो तो डीमैट फॉर्म में है ना, ऑनलाइन वालों में कोई नंबर्स नहीं होते, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स में क्या होंगे, नंबर होंगे, अगर आप फिजिकल शेयर क्या करते हैं, इशू करते हैं। पढ़िए, यस एवरी शेयर shall be distinguished by its distinctive number. एक बात तो क्लियर है, यूनिक नंबर तो होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शन क्या है, अगर शेयर हेल्ड इन किसमें है, डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू, मतलब तुम्हारा डीमैट अकाउंट के थ्रू, क्लियर, कि जो आपके ऑनलाइन स्क्रिप्ट्स होती हैं अगर वो हैं, शैल नॉट हैव, इनके केस में कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर्स, ये तो जस्ट लाइक बैंक अकाउंट ट्रांसफर्स नहीं होते डायरेक्टली, इनमें कोई नंबर्स नहीं होते कि कोई यूनिक नंबर उस शेयर का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, चलिए नाउ सेक्शन 46 रेड विद सेक्शन 56 पढ़िए जी, शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। अभी बात आपने शेयर्स के बारे में शुरू करी है तो शेयर सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी सबसे पहले से, इशू ऑफ, यस, Share certificate is mandatory for every company having share capital, whether public or private. पहली बात, शेयर सर्टिफिकेट कौन देगा, जो कंपनी शेयर कैपिटल वाली होगी। ऐसा तो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी तो होती है, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कौन सी होती है, एनजीओस, एनपीओस, वहां पे थोड़ी आपकी शेयर कैपिटल होती है। क्लियर, इसीलिए पहली बात, जहां शेयर्स होंगे वहीं पे ये सेक्शन अप्लाई होगा। अच्छा, शेयर्स तो पब्लिक प्राइवेट सब में होते हैं, क्या लिखा हुआ है, वेदर पब्लिक और प्राइवेट। मीनिंग पढ़िए, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है। एक हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक टॉपिक रीड आउट किया होगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, वहां पे ये वर्ड आपने एग्जांपल के तौर पे सुना होगा, शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर, पढ़िए, अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फर्स्ट इंप्रेशन। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, एट फर्स्ट इंस्टांस, फ्रॉम द वेरी इंप्रेशन, स्टार्टिंग डे से, पहले दिन से। एविडेंस है किस फैक्ट का, एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट पर्सन नेम्ड देयर, जिसका नाम इस शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, द पर्सन नेम्ड देयर इन इज द, क्या लिखा हुआ है, ऑनर ऑफ, ये क्या हुआ, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। क्लियर, कि जिसका नाम इस शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होगा, दैट पर्सन इज द ऑनर ऑफ सच नंबर ऑफ शेयर्स, क्लियर, एज आर स्पेसिफाइड देयर। दैट इज द मीनिंग, दैट इज प्राइमा फेसी। ये वर्ड बहुत काम आएगा। प्राइमा फेसी का मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इंस्टांस, कि हर पर्सन इसको एक्सेप्ट करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई गलत इसको प्रूव करे, और जो कि प्रूव करना पॉसिबल बहुत कम है। इसीलिए इसको वर्ड बोलते हैं कि सर ये मान के चलो 99.999% भी अगर वर्ड कहें तो ये शेयर सर्टिफिकेट में जिसका नाम लिखा होता है वही पर्सन क्या होता है, ऑनर होता है। क्लियर, इसीलिए कंपनी को बड़ा सोच समझ के कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट देख के इशू करना। अगर गलती से भी किसी के नाम पे शेयर सर्टिफिकेट तुमने दे दिया फिर तुम्हें वो शेयर देने पड़ेंगे। समझ गए ना, कि अगर बाद में कह रहे हो सर गलती से वो प्रिंट हो गया, मतलब नहीं है, जिसका नाम लिखा गया लिखा गया। वो एक्चुअली, क्योंकि उसको पावर किसने दी, उसको ये पावर किसने दी, सेक्शन ने, सेक्शन ने उसको क्या बनाया, प्राइमा फेसी एविडेंस। एविडेंस है जी, जिसका नाम लिखा गया वही पर्सन उसका क्या माना जाएगा, एक्चुअल ओनर माना जाएगा। पढ़िए सर, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं इन शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू करने के रिगार्डिंग। पढ़िए सबसे पहले सर, एवरी सर्टिफिकेट, यस, shall specify the shares to which it relates and the अच्छा, टू विच इट रिलेट्स मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी विद डीवीआर, कौन सी है, शेयर सर्टिफिकेट सबका अलग होगा। क्लियर, यस, टू विच इट रिलेट्स एंड द अमाउंट पेड अप देयर, उसके ऊपर कितनी अमाउंट आपने क्या करी, पेड अप करी। क्लियर, नेक्स्ट इज एवरी सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट, एवरी सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय, किसके द्वारा, पहली प्रायोरिटी, दो डायरेक्टर और बाय अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर, wherever the company has appointed a, देखो जी, अब इसमें और प्रायोरिटी आ गई। अगर तो तुम्हारी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है,
मतलब तुम्हारी कंपनी में CS है, फिर दो नहीं, एक डायरेक्टर एक CS। अगर तुम्हारे यहाँ पे CS नहीं है, दो डायरेक्टर साइन कर दो, वो अपने आप में वैलिड सर्टिफिकेट माना। दोबारा क्या वर्ड कहा मैंने? अगर तुम्हारी कंपनी में कौन है? CS है, अपॉइंटेड है एज एन एम्प्लॉय, अलग से नहीं, प्रैक्टिस वाले नहीं, जो आपकी कंपनी में रखे हुए हैं प्रॉपर। अगर CS आपका अपॉइंटेड है, और CS आपका ना KMP का पार्ट होता है। KMP समझते हो? की मैनेजरियल पर्सोनल, जो मेन पर्सन काउंट होते हैं, मेन पर्सन में काउंट होता है आपका CS। अगर अपॉइंटेड है तो उस शेयर सर्टिफिकेट पे, वो हर शेयर सर्टिफिकेट पे किसके साइन? एक डायरेक्टर के और एक CS के। बट अगर मैं कह रहा हूं जी हमारे रिक्वायरमेंट नहीं है, हम CS रखते नहीं, हमारे पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो सर आप छोड़ो, CS को छोड़ो, दो डायरेक्टर साइन कर दो तो चलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज CS भी और दो डायरेक्टर्स। फिर एक CS एक डायरेक्टर। अगर CS नहीं है तो डायरेक्टर, तो दो डायरेक्टर। पढ़िए, इन केस The company has a common seal. It shall be affixed in the presence of persons required to sign the certificate. बिल्कुल, जैसे कंपनी की कॉमन सील, वैसे आपने पॉइंट फीचर्स में पढ़ा होगा, कंपनी में है वो कॉमन सील, इट्स ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर कंपनी की कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाकर देन उसके आप साइन कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टर्स भी जो साइन करेंगे वो कंपनी के बिहाफ पे ही करेंगे। कंपनी जो डायरेक्टर्स हैं कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में साइन कर रहे हैं, किसके लिए साइन कर रहे हैं? कंपनी के बिहाफ पे ही कर रहे हैं ये चीज। चलिए, in case of थोड़ी relaxation to the OPC means one person company, it shall be sufficient, हाँ जी, if certificate is signed by a director. Why? OPC में एक मिनिमम एक होता है। वैसे पब्लिक में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3। प्राइवेट में मिनिमम 2। मैं कह जी फिर तो दिक्कत आ जाएगी, मेरी कंपनी तो OPC है, वो तुम्हारे लिए मिनिमम का क्लॉज 1 पे है, बट एक डायरेक्टर तो कंपनी में होना चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूं कि OPC में एक ही डायरेक्टर होगा? मिनिमम एक होगा, मैक्सिमम का क्लॉज तो वही चलेगा जो सब पे चलता है। ये मिनिमम की रिक्वायरमेंट थी, 1 2 3, 1 फॉर OPC, 2 फॉर प्राइवेट, 3 फॉर पब्लिक। ये मिनिमम की रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूं किसी OPC में 5 डायरेक्टर हो सकते हैं, हो सकते हैं। मैंने मिनिमम कहा, मैक्सिमम तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 15 होते हैं, हो सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ना पर्सन वर्ड, 1 पर्सन, अरे 1 पर्सन कंपनी में मेंबर एक होता है, डायरेक्टर तो 1 से लेके 15 हो सकते हैं। समझो इस चीज को, 1 पर्सन कंपनी में मेंबर कितने होते हैं? मेंबर एक होगा, मेंबर 1 पर्सन होगा, डायरेक्टर 1 से लेके कितने हो सकते हैं? 15, नॉर्मल की तरह। क्लियर? तो तुम्हें किसमें? सब में 15, प्राइवेट में मैक्सिमम 15, उसको भी तुम एक्सटेंड करवा सकते हो बाय वेरियस प्रोविजंस। SR पास करवाने पड़ते हैं, आप मन करे उसके ऊपर 2-3 डायरेक्टर और रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर मिनिमम के ऊपर क्लॉज था। तो एक चीज बता, अब जिस OPC में इतनी भी बड़ी कौन सी कंपनी 4 डायरेक्टर रखे होंगे, वही मेंबर होता है, वही कौन होता है? डायरेक्टर होता है। तो सर तुमने तो कहा था कि 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, या फिर एक डायरेक्टर और एक, ये तो मैं CS रखूंगा, 1 पर्सन कंपनी है, इतना भी कौन सा मेरा बड़ा लेवल है, CS का मेरी कंपनी पे एप्लीकेबिलिटी होगी? मैं कैसा दिक्कत आ जाएगी। कहता हूं OPC के केस में आपको माफी है, आप 2 छोड़ो, एक डायरेक्टर ही साइन कर दे, तू ही साइन कर दे भाई, वो शेयर सर्टिफिकेट वैलिड माना। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए सर, इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी इट शैल बी सफिशिएंट इफ द सर्टिफिकेट इज साइंड बाय अ डायरेक्टर, सिंगल डायरेक्टर, इसको लिख लेना, अ इज सिंगल डायरेक्टर, सिंगल डायरेक्टर। अच्छा वर्ड एंड की जगह वर्ड क्या कर दिया? या फिर अगर मान लो कभी कभी वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह कल्ले CS के साइन करवा दो तो भी चलेगा। और बताऊं, और रिलैक्सेशन क्या है? एनी अदर पर्सन जो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड होगा फॉर दिस ऑफिशियल सिग्नेटरी, या ऑथराइज सिग्नेटरी, नॉमिनी नहीं, ऑथराइज सिग्नेटरी, जो बोर्ड ने इस काम के लिए बंदा रखा होगा। समझ गए ना? अब जैसे नॉर्मली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हूं, अगर एज अ डायरेक्टर पार्ट की बात करूं, डायरेक्टर पार्ट में कौन हुए? मैं या साहिल सर। बट हमने सम जो स्टैम्प्स नॉर्मली बनवा रखी हैं, अगर तो मान लो उस पर लिखा हुआ है पार्टनर डायरेक्टर, फिर तो मेरे साइन होंगे। क्लियर? बट कुछ केसेस में जो आप फॉर्म्स फाइल करते हैं ना, जो फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन के लिए आप भरते हो, वहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? साइन विद ऑफिशियल स्टैम्प, क्लियर, ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन या ऑफिशियल पर्सन।
अब ऑफिशियल पर्सन तो मैंने अपने जो स्टाफ है उनको रखा हुआ है, मतलब मैंने उनको क्या दे रखी है, ऑथराइजेशन। किस बात की, कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने आ भी रहा है तो आप अपनी ओर से साइन कर दिया करो। दैट इज एनी अदर पर्सन जो ऑथराइज्ड बाय क्या होगा, बोर्ड, फॉर दिस पर्पस की पावर होनी चाहिए उस पर्सन के पास। ऐसा नहीं कोई भी उठा के शेयर सर्टिफिकेट पे साइन कर देगा। जिस बंदे ने उस पर साइन करे उसके पास उस काम को करने की क्या थी, अथॉरिटी थी। और अथॉरिटी किसने दी, बोर्ड ने दी। ही कैन डू सो, कर सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो प्रोविजन क्या है, दोबारा, ओपीसी के केस में या तो एक ही डायरेक्टर या सीएस या कोई एनी पर्सन जो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर दिस पर्पस। अरे ओपीसी के केस में तो रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन। इन पे क्या शिकंजा कसोगे, कितना लेवल है इनका, 1% कंपनी तो है, कौन सा कोई बहुत बड़े लेवल का काम चल रहा है। फिर तो एमसीए वाले पागल है जो इनके पीछे पड़ रहे हैं। पकड़ना लिस्टेड को पकड़ो ना, जिनसे कोई मिलेगा भी कुछ। इनको पकड़ के क्या करोगे, कुछ ना मिलना ना करना, बेचारों का लेवल तो देख लो क्या है। ये तो 1% कंपनी जो बनाई गई सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप वालों को बेनिफिट देने के लिए। क्योंकि जो पार्टनरशिप में होते हैं, मिनिमम पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने पार्टनर्स चाहिए, 2। वो तो चाहे फर्म बना लो या आगे कंपनी बना लो, तुम तो पहले भी 2 थे, आगे भी 2 रहोगे। बट जो सोल प्रोप्राइटर बंदा है वो क्या कंपनी के बेनिफिट ले सकता था, नहीं। मैं कह रहा हूं जी मैंने किसी के साथ काम ही नहीं करना, मैंने अकेले ने काम कर, और मैं कन्वर्ट हो नहीं सकता। क्यों, कंपनी बनाने के लिए मिनिमम प्राइवेट ही बनेगी, पब्लिक में तो 7 चाहिए होते हैं। मैं तो अकेला बोल रहा हूं अपने आप को। तो हमारे लिए एमसीए ने या कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन काइंड ऑफ कंपनी बनाई, दैट इज कॉल्ड एज 1% कंपनी, ताकि ये लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर में आ सकें, थोड़े प्रिविलेजेस वैसे ले सकें। इसीलिए ओपीसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, अदरवाइज ओपीसी का और कोई मोटिव नहीं है। ओपीसी इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी है, तो ये प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है। बस प्राइवेट का भी लेवल थोड़ा इनसे क्या है ऊपर, ये उनसे भी क्या है नीचे। चलिए नेक्स्ट इज अ डायरेक्टर or the company secretary shall be deemed to have signed the share certificate if his signature is printed thereon and बिल्कुल facsimile signature by means of any machine, equipment or other mechanical means such as engraving in metal or lithography or digitally signed, but not by means of rubber stamp नहीं होनी चाहिए। अंडरलाइन द वर्ड, रबर स्टैंप नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो सर 1000 शेयर सर्टिफिकेट साइन करने हैं, मैं तो शाम तक यही काम में लग रहूंगा, ठीक है ना, मैं कब तक चलूंगा उस पर, इतने साइन नहीं होंगे। मैं कैसे कर रबर स्टैंप बना ले, लगाते हैं टुप्पा, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। रबर स्टैंप एक्सक्लूड कर दी गई। प्रॉपरली कोई डिफरेंट वे आप यूज करो। क्लियर। जैसे मोस्टली यहाँ पे चलता क्या है, डिजिटली साइन। आप लोगों के कॉलेज के या आप लोगों के स्कूल के जो आई कार्ड्स बनते थे, अब उस पर क्या प्रिंसिपल सारा दिन बैठ के साइन ही करी जा रहा है, वो ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, वो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। क्लियर। या एनग्रेव्ड होते हैं नॉर्मली, या डिजिटली साइंड होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर्स आप यूज कर सकते हो दैट आर वैलिड फॉर दिस पर्पस। ये नहीं है कि किसी ने मान लो शेयर सर्टिफिकेट पे क्या कर दिया, डिजिटली साइन कर दिए, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है, सेक्शन जाके पढ़ लो, सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर कोई डायरेक्टर या कोई कंपनी सेक्रेटरी किसमें साइन करता है, ये सारे प्रोसीजर, बट नॉट रबर स्टैंप। रबर स्टैंप नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप में क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। पढ़िए, प्रोवाइडेड दैट, यस प्लीज, provided that the director shall be personally responsible for permitting the affixation of his, thus मैं कल को कहूं सपोज कि जी डायरेक्टर तो मैं हूं सर, मेरे एम्प्लॉय ने पता नहीं कैसे इशू कर दिए होंगे, पता नहीं सर, अल्टीमेट मैं तो नहीं साइन करे। मैं क्या सर एक बात बताओ, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, आपकी पर्सनल थिंग है, ये किसी को भी दे दोगे क्या? अब हमारे जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, मैं किसी को भी पकड़ा दूंगा क्या? फिर तो केयरलेस मैं हूं, वो थोड़ी केयरलेस है। फिर तुम किस बात के प्रोफेशनल? सिग्नेचर तुम अपनी आइडेंटिटी किसी को दे रहे हो, तो कल को अगला जो मर्जी मिसयूज करे, हम नहीं मानेंगे। कल को तुम जितना मर्जी बोलते रहना कि जी मैंने नहीं करा, मेरे एम्प्लॉय ने चिपका दिए होंगे, उसने लगा दिए होंगे, अपने को नहीं पता। अगर वो डिजिटली साइंड मिला या किसी वे से वो साइंड मिला, वो तेरे ही साइन माने जाएंगे। कल को कह दो जी मेरी तो इच्छा नहीं थी ऐसे देने की, पता नहीं मेरे एम्प्लॉय ने दे दिया होगा, गलती तेरी है, हमारी नहीं है। लाइन दोबारा पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर शैल बी पर्सनली लाइफ, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। समझ गए ना? मान लो सपोज मेरे यहाँ पे कोई ना कोई डिजिटल सिग्नेचर पड़े होते हैं,
किसी ने उठा के जाके साइन कर दिए, किसी फॉर्म पे लगा दिए, वो साइंड बाय मी माना जाएगा, उसके द्वारा नहीं। मैं कल को एमसी के पास पकड़ के ले जाऊं, देखो जी ये था, वो थोड़ी है। अगला कहता सर यहाँ पे साइन किसके लगे हुए हैं, मैं कहा जी वो तो मेरे हैं। फिर सर तो तुम्हारी होंगे, हम थोड़ी कहें किसने लगाया किसने नहीं। ये तेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर करना। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब भी इस तरह के साइंस वगैरह एफिक्स किए जाते हैं, हम अपनी प्रेजेंस में करवाते हैं कि चलो मैं नहीं भी कर रहा, मैं सामने खड़ा हूं, कोई नहीं, आप साइन करो। एंड जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरे साइन वापस। फाइल्स लॉक्ड रखनी पड़ती हैं। कल को आप अपनी आइडेंटिटी किसी को थोड़ी पकड़ा देंगे कि जो मर्जी जैसे मर्जी साइन कर दो। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अपनी पर्सनल केयर करना इन थिंग्स की। आगे बढ़िए। एंड दस द सेफ कस्टडी ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एनी मशीन इक्विपमेंट और अदर मटेरियल जो यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तुम संभाल के रखो जी, हमें नहीं पता। कल को तुम बहानेबाजी करो जी मैंने नहीं साइन करे, ये तो वहां पड़ी थी मशीन, उठा के किसी ने लगा दिए होंगे, अपने को नहीं पता। तेरे साइन हैं तो तेरे माने जाएंगे। कल को तुम जो मर्जी एक्सक्यूज दो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी बनती थी ना कि हमारी। क्लियर है? इसीलिए हर पर्सन अपने डिजिटल सिग्नेचर्स, अपनी वैल्यूएबल थिंग्स, ये पर्सनल कस्टडी में रखते हैं, सेफ कस्टडी में रखते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब जैसे नॉर्मली कई बार तो यूजर आईडी पासवर्ड्स, ये भी तो आपके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब मैं कहूं जी तुम्हारे लॉगिन आईडी से कुछ अगर आया, तुम्हारे लॉगिन आईडी से अगर कोई फाइल क्या हुई, अपलोड हुई, आप कह रहे हो जी मैंने अपलोड नहीं करी, मैं कैसे मानूं? यूजर आईडी पासवर्ड किसका है? कहता जी मेरा। फिर मैं क्या करूं भाई? ये तो तेरी ओर से ही अपलोडेड माना जाएगा। अब अल्टीमेट आप थोड़ी कहोगे जी मेरे स्टाफ ने, मेरे फलाने ने, किसी ने यूजर आईडी पासवर्ड लेके कर लिया होगा। जब तुम इतनी पर्सनल केयर नहीं कर सकते, क्या तुम आगे लोगों के प्रोफेशनल काम करोगे? कंपनियां तो तुमने चला ली, तुमसे एक साइन तो संभाले नहीं जा रहे। ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसीलिए आप लोग ये सारे थिंग्स प्रॉपर वे से क्या करते हैं, कैरी करते हैं, सेफ कस्टडी में रखते हैं, ताकि ये इजीली एक्सेसिबल ना हो। हर कोई पर्सन आ रहा है उठा के कोई ना कोई गलत एक्टिविटी करके जा रहा है, ये चीज नहीं चलेगी। ये थिंग्स है। क्लियर? चलिए, रूल्स बाय वर्ड क्या लिखा हुआ है? सीजी। सीजी में बाय रूल्स, यस, Prescribe manner of your share certificate. बिल्कुल। मैनर ऑफ इश्यू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, पर्टिकुलर्स टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और कोई भी अदर मैटर्स। सीजी ने इस सेक्शन में अपनी पावर रख दी। हर जगह, हर सेक्शन में आप लोग क्या पढ़ोगे? सीजी में कुछ ना कुछ पावर अपने आप को इन्होंने रखी हुई है कि कल को कोई किसी तरह का प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ा, कोई किसी तरह का रूल बनाना पड़ा, सेक्शन पढ़ लो, सीजी के पास पावर है, कर सकती है। एंड जो बनाया जाएगा वो आपको कल से क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। सीजी बड़ी प्रॉपर वे से लॉ बनाया गया, पूरे प्रॉपर वे से। किस बात को लेकर कि कल को अगर कुछ भी किसी तरह का चेंज करना पड़ा, एकदम से मिनट में कल से नोटिफिकेशन निकालनी है, नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट, कल से ही रूल है। और अगर कोई ज्यादा क्वेश्चन करेगा, सेक्शन जाके पढ़ लो। सर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय क्या होगा? सीजी होगा, वो ऑलरेडी गिवन है। चलिए, नेक्स्ट इज डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। क्या चीज? सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या होगा? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। चलिए जी, अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट Can be issued if it is proved that. अब समटाइम्स जो आपका फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है सर, अगर वो मिसप्लेस हो गया, ठीक है, या मोटिलेटेड हो गया, फट गया, या अल्टीमेटली फेज्ड मतलब जो उसके ऊपर इंक यूज होती है वो फिक्की पड़ गई, उसमें पढ़ा नहीं जा रहा क्या नाम है, तो कुछ केसेस होते हैं, आप कंपनी के पास डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट पढ़िए कौन कौन से केस में अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कैन बी इशूड if number 1 it is proved that कि शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन क्या हो चुका। अब आप कहोगे जी प्रूव्ड कैसे है? आपने कह दिया जी मेरा शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, मैं कैसे मानूं? अब लॉस्ट के केस में, डिस्ट्रॉयड के केस में, अगर आपकी कोई वैल्यूएबल थिंग, अगर आपकी कोई वैल्यू एसेट है आपकी, अगर कोई डिस्ट्रॉय हुई है, क्या आपने एफआईआर कराई? आपने पुलिस वेरिफाई वहां पे डाला, वो रसीद आपकी कहाँ लगेगी? कंपनी में। देखो सर सचमुच में मेरे क्या हो चुके हैं, शेयर्स गुम हो चुके हैं, मेरे को वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, और मैंने इस बात की एफआईआर कहाँ करवाई है? पुलिस में करवाई है, उसका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। उसके बेसिस पे कंपनी तुझे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या कर देगी? इशू कर देगी, ये मानते हुए कि हाँ सचमुच में गुम हो गया हो। और वैसे भी एफआईआर करा तो रखी है, कल को कंपनी सेफ साइड है,
कंपनी ने कोई गलत काम नहीं करा तेरे को दोबारा इशू करने में। क्लियर? और वर्ड क्या है? इट इज डीफेस्ड। डीफेज मतलब वाइट आउट हो गया सर, पढ़ा नहीं जा रहा, उस पे क्या है। समटाइम्स जैसे आपने देखा होगा जितने भी ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं ना जो लंबे समय तक संभाल के रखने होते हैं, वो ब्लैक पेन में होते हैं। कभी भी ब्लू पेन यूज नहीं करते अपन। क्लियर? हमेशा ब्लैक पेन यूज किया जाता है क्योंकि ब्लैक पेन की जो इंक है वो लंबे समय तक चलती है। और जो आपका ब्लू पेन अपन नॉर्मली यूज करते हैं उसको अगर मान लो फोल्ड फोल्ड करके आप कहीं रख भी दोगे ना, कुछ ईयर्स बाद अगर निकालोगे वो फैल जाती है। ठीक है ना, वो प्रॉपर नहीं होती या वाइट आउट हो जाती है। डीफेज्ड, दैट इज कॉल्ड एज डीफेज्ड। क्लियर? और क्या वर्ड है जी? मटिलेटेड। या सर वो फट गया, ठीक है ना, प्रॉपर वे से उसमें कुछ उसके एलिमेंट्स वगैरह बिखर गए जो भी है। और टॉन एंड इज सरेंडर टू द, एंड इज साथ में क्या लिखा हुआ है? मैं कहा एक मिनट, अगर वो फट भी गया था, कहते जी मैंने तो फेंक दिया उसको, मैं कैसे मान लू भाई? मैं कैसे मान लू? अगर फट भी गया था, कुछ भी हुआ था, तो आप मेरे पास लेकर आते। जैसे आरबीआई क्या कहती है कि नोट अगर फट गया आप बैंक में जाओ, उसको साथ में लेके जाओ। ऐसा तो मैं कह रहा हूँ सर मेरा ना 500 का नोट फट गया था, मैंने अभी बाहर फेंका है, मेरे को नया दे दो। वो क्या कहेगा? पहले 500 का लेके आ। ये थोड़ी अच्छा, ऐसे तो रोज ही लाइन लगा के रखते रहेंगे। अगर डीफेस्ड हो गया, कुछ भी अगर कंटेंट हुआ है, सरेंडर कर, नया ले जा। पुराना साथ में लेके आना होगा। ये अंडरलाइन कर लेना। एंड वर्ड क्या लिखा हुआ साथ में? मतलब केस आपका कोई भी हो, इनमें से केस आपका कोई भी हो, एंड इज वर्ड है सरेंडर टू द कंपनी। कंपनी को सरेंडर हमने कर दिया तो आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? इशू हो सकता है। आगे, इन केस ऑफ, यस प्लीज। Unlisted companies, the duplicate share certificate shall be issued within 3 months of submission of complete documents with the company. बिल्कुल सर, ये आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट वैसे भी अनलिस्टेड है, इतना कोई जल्दी मैटर नहीं होगा, तो 3 महीने में दे देंगे। ये अपने कागज पत्र वगैरह पूरे करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे कंप्लीट दें, मैं वेरिफिकेशन एंड ऑल सब करके इसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दूंगा? इशू कर दूंगा। पर टाइम लिमिट है विद इन 3 मंथ्स। दूसरा, बट अगर ये क्या होगी, लिस्टेड में थोड़ा एक्सपीडिटली चलेगा, थोड़ा फास्ट चलेगा। 3 महीने तो 90 डेज हो गए ना काइंड ऑफ। यहाँ पे 90 नहीं, हाफ टाइम कितना लिखा हुआ है? 45 डेज के अंदर ये प्रोसेस आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्लियर? क्योंकि लिस्टेड में ट्रांसफरेबिलिटी एंड ऑल थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है ना, अनलिस्टेड में आपको टाइम दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए, इन केस ऑफ Listed companies, a duplicate share certificate shall be issued within 45 days of submission of complete documents with the company. विद द कंपनी। नेक्स्ट इज शेयर्स हेल्ड इन, वर्ड क्या लिखा हुआ है? डीमैटेराइज्ड फॉर्म। सर एक बात बताओ, यहाँ पे तो आपने कहा था कि शेयर सर्टिफिकेट अपने आप में प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो पर्सन उन शेयर्स का क्या माना जाएगा? ऑनर। पर डीमेट वालों में तो कुछ भी नहीं होता। डीमेट वालों में रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी, दोबारा, डीमेट वालों में रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी ही अपने आप में क्या माने जाते हैं? प्राइमा फेसी एविडेंस। पढ़िए सर, वेयर द शेयर्स आर Held in dematerialized form, the records of the underline the records of the depository, that is the register of beneficial owners। आपको थोड़ा सा पॉइंट पता है कि सर डीमैट के थ्रू जो शेयर्स होते हैं, पहली बात वो डिपॉजिटरीज के थ्रू होते हैं। डिपॉजिटरी होती है इंडिया में अपनी दो, एनएसडीएल, सीडीएसएल। क्लियर? ये दो ही डिपॉजिटरीज हैं जो ऑल ओवर इंडिया डीमैट फॉर्म को सारा लेकर बैठे। इनके आगे कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। एंड उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं एज अ इन्वेस्टर। हम इनके पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डिपॉजिटरीज के पास वो जाती है। कंपनी अपने सारे शेयर्स, अगर कंपनी किसमें जाना चाहती है? डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, कंपनी अपने सारे शेयर्स किसको दे देती है? डिपॉजिटरी। क्लियर? कंपनी के लिए रजिस्टर्ड ऑनर कौन हुआ? डिपॉजिटरी। रजिस्टर्ड तो वही होगा ना, किसको दिया अपने? डिपॉजिटरी। बट डिपॉजिटरी तो जस्ट होल्ड करके बैठा है, किसके बिहाफ पे? बेनिफिशियल ऑनर्स, जो आप लोग होते हो, जो हम लोग होते हैं। देख, नॉर्मल केस में क्या होता है? मैं कंपनी में गया, फिजिकल शेयर्स लिए, कंपनी ने मेरा नाम उस पर लिख के दे दिया, आई एम द रजिस्टर्ड ओनर, आई एम द बेनिफिशियल ओनर, मैं ही हूं। बट डिपॉजिटरी के केस में क्या होता है? नाम किसके जाएगा? डिपॉजिटरी के।
हेल्ड किसके बिहाफ पे है? इन्वेस्टर्स के। तो सर इसीलिए डीमैट फॉर्म में जो डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स होते हैं, डिपॉजिटरी जो अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेगा किसका? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, जिसमें वो नाम लिखेगा कि ये शेयर्स इनके नाम पे, ये शेयर्स इतने इसके हेल्ड हैं, द बेनिफिशियल ओनर्स, दैट शैल बी, वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द टाइटल। टाइटल मींस ownership, title of the person named therein and the number of shares specified there. कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता डीमेट वालों का। कंपनी के पास तो रजिस्टर्ड कौन है? एनएसडीएल। ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन कौन कर रहा है? एनएसडीएल। कि किसके बिहाफ पे वो होल्ड करके बैठे हैं, हु आर द एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ दैट शेयर्स। तो सर डिपॉजिटरी जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और वो क्या मेंटेन करेगा? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। जैसे नॉर्मल कंपनी को मेंटेन करने के लिए क्या कहा था? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अगर मेरे होते, अगर फिजिकल शेयर वाले होते, अब ये कौन से शेयर्स हैं? डीमैट वाले। रिकॉर्ड मैं तो नहीं मेंटेन करूंगा, कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक अलग रजिस्टर लगाएगा कि जो शेयर मैं कंपनी में एज अ रजिस्टर ऑनर लेकर बैठा हूं, ये नेक्स्ट आगे बेनिफिशियली ऑनर कौन कौन है। क्लियर? अगर लेट इट बी 1,00,000 शेयर्स, 1,00,000 शेयर्स एनएसडीएल के पास है, तो उस 1,00,000 शेयर्स का रिकॉर्ड बेनिफिशियल ऑनर्स का, एक्चुअल ऑनर्स का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? डिपॉजिटरी। एंड उसके रजिस्टर में जिसका नाम होगा, वही पर्सन अपने आप में क्या माना जाता है? प्राइमा फेसी ऑनर ऑफ दैट शेयर्स। क्लियर? ये चीज। चलिए, हम डिजिटली शेयर्स को कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो मतलब एनएसडीएल एनएसडीएल वो डिपॉजिटरी के पास अपडेट हो रहे हैं। और कभी भी कंपनी ने जब भी कोई बोनस देना होता है, कंपनी ने कभी कोई राइट्स देने होते हैं, कोई डिविडेंड्स बांटने होते हैं, ये रिकॉर्ड पता किससे लेते हैं? डिपॉजिटरी से। ये रिकॉर्ड किससे लेते हैं? मेरे को तो पता भी नहीं है। मेरे को तो लिटरली मुझे ये भी नहीं पता कि वो शेयर्स किसके पास पड़े हैं। मैं इनसे पूछूंगा, मैं क्या अपना रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर देना कि हमने बोनस डिक्लेयर करना है, हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, किस किस को पे करना है, मुझे बता तो दो। फिर एनएसडीएल या जो तुम्हारी डिपॉजिटरी है, सारा रजिस्टर उठा के किसको देती है? कंपनी को। फिर कंपनी बनाती है चेक या ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह, तो आपके अकाउंट में डिविडेंड्स आती है। ये सिस्टम चलता है। क्लियर? एनएसडीएल चाहे तो घपला कर सकती है, कर ही नहीं पाएगी भाई, कर ही नहीं पाएगी। गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इन सबके ऊपर इनका बाप बैठा है सेबी, वो वैसे नहीं छोड़ेगा। और वो भी किसी की देन नहीं है, अपने जैसों की देन है। हर्षद मेहता सेबी बनी भी कब? 1992 के स्कैम के बाद ही बनी है। अल्टीमेटली वो घपला जब हुआ था तभी तो सेबी आया। अब तो इतनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कर दी हैं, इतनी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं, लिस्टेड को तो ये छोड़ते ही नहीं है सर, निचोड़ के रख देते हैं अल्टीमेटली कि तुम कंप्लायंस पे आ जाओ। इतनी ट्रांसपेरेंसी है लिस्टेड के केस में, तभी जल्दी जल्दी को पंगा लेता नहीं है। क्लियर? क्योंकि इनकी हर चीज फाइल्ड विद किधर हो रही है? एमसी के पास तो जा रही है, साथ किसके जा रही है? सेबी के पास भी जा रही है। हर एक्ट अपने आप पे क्या है? एक रेगुलेशन बनाकर बैठे। ये चीज। सर लास्ट पॉइंट्स, टाइम लिमिट्स फॉर, क्या लिखा हुआ है जी? ये जो सर्टिफिकेट डिलीवर करने की आपकी बात है, इसकी डिलीवरी कितने टाइम में होनी चाहिए? क्लियर? पढ़िए सर। इन केस ऑफ, हाँ जी, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। ये डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा, डुप्लीकेट वाला तो बता चुका मैं, विद इन 3 months, विद इन 45 days, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। क्लियर? ये किसकी बात कर रहा है? बेसिक शेयर सर्टिफिकेट, उनके ऊपर। यस, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। अगर तो पहले वाले जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम थे, जिनके कारण कंपनी बनी, वो फर्स्ट, मैं इसको वर्ड बोलता हूं फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं, इनको इनके शेयर सर्टिफिकेट जो जो इन्होंने लिए होंगे 2 महीने के अंदर विद इन 2 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने होंगे। इनको डिलीवर करो सर, टाइम लिमिट है। ये फर्स्ट टाइम वाले हैं। दूसरा, इन केस ऑफ नॉर्मली क्या लिखा हुआ है? ये कौन हुए? ये बाद में जैसे जैसे चलते रहेंगे। नॉर्मल केस में विद इन सेम केस 2 months फ्रॉम अलॉटमेंट। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ, इनका टाइम होता है, इनको कोई दिक्कत नहीं, विद इन 6 months। क्लियर? एंड लास्ट, इन केस ऑफ क्या लिखा हुआ है? अगर वही आपका ये शेयर्स का ट्रांसफर ट्रांसमिशन वाला केस है, जो पर्टिकुलरली आते हैं ना ट्रांसफर करवाने के लिए, ट्रांसमिशन का केस है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर? उस केस में कोई 2 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से इनकी क्या आई? एप्लीकेशन आई, क्या पढ़िए वर्ड? विद इन 1 month ऑफ
जिस दिन से ट्रांसफर डीड या इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन आया ना, 1 महीने के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन आपको क्लोज डाउन करनी है। शेयर सर्टिफिकेट बना के जिसका जिसके नाम पे जाएगा पोस्ट कर दे, खत्म कर। क्लियर? ये एक्सपेडिटियसली, जिसको वर्ड बोलते हैं फास्ट टू फास्ट डिलीवरी करने के लिए यहां पे। नहीं तो तुम तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन के केस लटकाए रखोगे, और ऊपर से जिनका ट्रांसफर ट्रांसमिशन का केस है तब तक उनके सारे बेनिफिट्स क्या करने पड़ेंगे, होल्ड करने पड़ेंगे। क्यों? अभी पता ही नहीं किसके नाम पे शेयर्स है। तभी कहा कि अगर एप्लीकेशन आई, अगर ट्रांसफर डीड तेरे पास पहुंच चुकी है, कंपनी 1 महीने के अंदर उसको फटाफट से क्या करे, खत्म करे। क्लियर? तो ये टाइम लिमिट, ये बॉक्स एटलीस्ट तेरे पास 2-3 बार और जगह आएगा, क्योंकि जहां जहां ये अपनी बात आएगी डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, ये बॉक्स आपके पास दोबारा चलेगा। पहला, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के केस में कितना, विद इन 2 months फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 2 months फ्रॉम अलॉटमेंट। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स विद इन 6 months। एंड द लास्ट, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का अगर केस है। अच्छा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स लिखा है, सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स भी आ गए। शायद हाईलाइट ना करा हो पहले आपने, अब दिखा होगा। पहले तो माइंड क्या चल रहा था कल्ला शेयर्स के केस में। मान लो मैं कहता हूं जी अगर डिबेंचर ट्रांसफर का केस है तो कितने टाइम में होना चाहिए, ये तो पता लगा ना। जब आपने देखा वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में शेयर डिबेंचर दोनों आ गए, समझ गए ना। लास्ट इज एस्टॉपल क्रिएटेड बाय। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है, टू होल्ड आउट। बिल्कुल, ट्रांसमिशन जो होता है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे इनहेरिटेंस में आना, आफ्टर द डेथ आना, ठीक है ना, वो सारे। ट्रांसफर वॉलंटरली, मैंने अपनी इच्छा से आपको शेयर्स दिए, वो सारे केस। क्लियर? एस्टॉपल मींस टू होल्ड समथिंग, टू रिप्रेजेंट समथिंग। क्लियर? अब यहाँ पे एस्टॉपल क्रिएटेड बाय अ शेयर सर्टिफिकेट है, मतलब रूल ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई। यहाँ पे रूल ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई। एस्टॉपल मतलब जैसा दिखाया गया वैसा होगा, जैसा शो किया गया, जैसा रिप्रेजेंट किया गया वैसा माना जाएगा। और वो कब होगा? कहते सर एक बात बताओ, तुमने वो शेयर सर्टिफिकेट बनाया था ना, वो शेयर सर्टिफिकेट अपने आप में क्या था, प्राइमा फेसी एविडेंस था, जो क्या चीज शो कर रहा था, द पर्सन नेम्ड देयरइन is entitled or owner of the number of shares specified therein। मैं कल को कहूं सर गलती से नाम प्रिंट हो गया, मैंने तो नहीं ऐसा करा, या पता नहीं कैसे आ गया। अब नहीं सर, शेयर सर्टिफिकेट में अगर नाम एक बार क्लियर हो चुका, देन रूल ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई होगा। कंपनी डिनाई नहीं कर सकती, कंपनी डिनाई नहीं कर सकती। मैंने ऊपर प्राइमा फेसी वर्ड बोला है, एंड प्राइमा फेसी मींस क्या होता है सर, वेरी फर्स्ट इंस्टांस से वही पर्सन उसका क्या माना जाएगा, ऑनर। कंपनी जो मर्जी कहती रही। एंड जितनी अमाउंट को लेकर, मान लो लिखना था 6 पेड अप, गलती से प्रिंट हो गया 8 पेड अप, अब तो हो गया, अब नहीं चेंज होगा, साइन सुइन हो गया, बन चुका वो शेयर सर्टिफिकेट। मैं कह रहा हूं वैसे तो इनके 6 रुपए आए थे, 8 से कैसे लिख दिया, अब नहीं चेंज होगा, जो एक बार मेंशन हो गया वो हो गया। एस्टॉपल मींस अप्लाई होगा। पढ़िए, जहां मर्जी भरो, हमें मतलब नहीं है, बट शेयर होल्डर नहीं देगा, कंपनी अपनी जेब से रिजर्व में से दे, बट हम नहीं पे आउट करेंगे। या कंपनी मुझे मजबूर करे, मेरे केस में मेरे को ऐसा मिल जाए, मेरे को मजबूर करे एक बार की कंपनी भी तुम्हें 2 रुपए देने पड़ेंगे, मैं तो ना दूं। मैं कह जी आपने खुद लिख के दिया, आपने खुद मेरे को शेयर सर्टिफिकेट में लिख के दिया है कि आपका वो शेयर 8 पेड अप है, तो ठीक है। फिर पढ़िए, एस्टॉपल एज टू, फर्स्ट वर्ड एस्टॉपल एज टू, क्या लिखा हुआ है जी, टाइटल। यस, द कंपनी कैन नॉट deny the validity of title of a bona fide person whose name is specified in the share certificate. whose name is specified in the, क्या लिखा हुआ है, एंड bona fide means in good faith। समझ गए ना, इन गुड फेथ जो है वो है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और सर रूल ऑफ एस्टॉपल कंपनी के अगेंस्ट चलता है, शेयर होल्डर के अगेंस्ट नहीं चलता, जैसे 8 के 6 कह रहे थे, समझ गए ना। ये रूल ऑफ एस्टॉपल्स किसके अगेंस्ट, इशू किसने करा, लगेगा किस पे, कंपनी। समझ गए ना। तो अल्टीमेट लॉ की प्रोविजन समझो कि किसके व्यू पॉइंट से वो बनाई गई होगी, इंटेंशन क्या होगी। एंड ऐसे ही एस्टॉपल एज टू द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट द कंपनी कैन नॉट डिनाई, कंपनी बाद में डिनाई नहीं कर सकती अगेंस्ट अ गुड फेथ पर्सन, बोनाफाइड पर्सन
that the amount specified as being paid up on the shares has not been actually paid. अब नहीं सर, आपने लिख के दिया है तो होगा ही ना। और वैसे भी हमने तो पहले कहा था कि शेयर सर्टिफिकेट अपने, मतलब कंपनी की केयरलेसनेस कंपनी को झेलनी पड़ेगी, शेयर होल्डर को नहीं झेलनी पड़ेगी। गलती किसकी है? कंपनी की। शेयर सर्टिफिकेट किसने देना था? कंपनी ने। तुमने ही लिख के दिया ना, या तेरे ही किसी पर्सन ने लिख के दिया ना, हम नहीं एक्सक्यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ एस्टॉपल विल अप्लाई। जैसा दिखाया गया, जैसा प्रिटेंड किया गया, वैसा ही होगा, फिर मुकरने नहीं दूंगा। ये पॉइंट है। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आज काफी सारी प्रोविजंस आप लोगों के साथ डिस्कस हुई हैं। क्लियर? क्या चीज? क्या चीज? मैं क्या तो रहा हूं, वो शेयर होल्डर के अगेंस्ट नहीं होगा। क्लियर? अगर कंपनी ने 6 की जगह 8 लिख दिया, रूल ऑफ एस्टॉपल वहां अप्लाई होगा। 8 देकर उन्होंने 6 लिख दिया, वो तो कंपनी की नेचुरल मिस्टेक है। और अल्टीमेटली वहां पे तो सर एविडेंस सारे हैं ही हैं, ये सारे पॉइंट्स। क्लियर? तो रूल ऑफ एस्टॉपल उस केस में अप्लाई होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर, सेक्शन 47 नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर वे से डिस्कस करेंगे। एंड अब थोड़ा सा नेक्स्ट वीक से डे बाय डे ऑन ट्रैक आप लोगों को लाया जाएगा। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग दैट सिलेबस भी प्रॉपर वे से नेक्स्ट वन शुरू किया जाएगा। क्लियर? सो कोशिश है बाय द इवनिंग या कल तक आप लोगों से फाइनल वर्डिंग्स लेकर अपन नेक्स्ट बैच की कमिटमेंट लें। एंड प्लस आपकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जो आप लोगों का बुकिश मटेरियल है, हमने भी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग टू करनी है, तो वो सारा पार्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। क्लियर? एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिलअप करना होगा। क्लियर? सो दैट कि हम नेक्स्ट आगे बुक्स एंड ऑल सब क्या कर सकें, ऑर्डर कर सकें। क्लियर है? बट डे बाय डे इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वीक भी थोड़ा लाइटली ही रखेंगे, थोड़ा लाइटली ही रखेंगे। फिर एकदम से आपका रेगुलर बेसिस पे क्या चलेगा, प्रॉपर में, क्योंकि अभी बुक्स आने में भी टाइम लगेगा, कुछ प्रिंटेड मटेरियल उसमें टाइम लगेगा, बट तब तक इसके थ्रू आपका सिस्टम सारा चलता रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।